राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही उनकी लीला भूमि ब्रज का कई बार जीर्णोद्धार हुआ और कई बार विनाश हुआ। भगवान के स्वलोक गमन के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी उनके विरह में बहुत व्याकुल रहते थे और तब वे ब्रज आए और उन्होंने भगवान की लीला स्थलियों को खोज खोज कर उनका जीर्णोद्धार कराया। बाद की सदियों में भी यह दौर जारी रहा, लेकिन सबसे हाल का जो जीर्णोद्धार का दौर था वो 500 वर्ष पूर्व आया, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को ब्रज के जीर्णोद्धार की प्रेरणा दी। इसी दौर के आसपास भारत के सम्राट अकबर ने वृंदावन के लिए एक विशेष फरमान जारी कर ज़मीन आवंटित कर दी और जजिया समाप्त कर दिया, जिससे देश के हिंदू राजे महाराजाओं में ब्रज को सजाने की होड़ लग गई। मंदिरों का निर्माण किया गया, यमुना के घाटों का निर्माण किया गया, कुंजों और कुंडों का निर्माण किया गया और एक ब्रज को बड़ा आकर्षक स्वरूप मिला। क्योंकि ये सब राजे महाराजे राजस्थान के थे, इसलिए ब्रज की स्थापत्य कला में राजस्थान की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। औरंगजेब के काल में इन मंदिरों का विनाश हुआ। यहाँ के देवालयों से विग्रहों को राजस्थान के राजा अपने राज्य में ले गए, चाहे करौली में मदन मोहन जी हों, चाहे जयपुर में गोविंद देव जी हों और चाहे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हों, ये सब ब्रज से ही गए। कुछ वहीं रह गए, कुछ वापस आ गए। इस तरह ब्रज एक बार फिर उजड़ गया, जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण रुक गया। इसके बाद किसी ने ब्रज की सुध नहीं ली। भरतपुर के जाट राजाओं ने गोवर्धन क्षेत्र में कुछ कार्य अवश्य करवाया। 1882 में मथुरा के अंग्रेज जिलाधिकारी एफ.एस. ग्राउस ने ब्रज की संस्कृति और धरोहरों की रक्षा के लिए प्रशंसनीय प्रयास किया। फिर एक लंबा अंतराल। आजादी के बाद कभी भी किसी सरकार ने ब्रज के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े धर्मगुरु और संत महंत अपने आश्रम और मंदिर बनाने में जुटे रहे, किंतु संपूर्ण ब्रज के विकास की अवधारणा कभी किसी ने प्रस्तुत नहीं की। सांस्कृतिक विरासत के नाम पर ब्रज में ऐसी भव्य सैकड़ों इमारतें हैं जिन्हें अलग अलग सदियों में राजे महाराजाओं ने बनवाया, पर अवैध कब्जों के कारण, वारिसों के ना उपलब्ध होने के कारण, देखभाल ना होने के कारण आज खंडर हो चुकी हैं या खंडर होती जा रही हैं और उन पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। करोड़ों रुपए मूल्य की जालियां पत्थर की जिन भवनों में हैं उनको लाखों रुपए में बेच दिया जाता है और रातों रात उनको धराशायी कर उन पर कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। आज ब्रज में बेतरतीब निर्माण हो रहा है। ब्रज को बम्बई और कलकत्ता की तरह बनाया जा रहा है। ये देखने तो आप ब्रज नहीं आते, ब्रज तो देखने आते हैं ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर, ब्रज की कला, ब्रज का संगीत, ब्रज की भक्ति। अगर हम इन धरोहरों का संरक्षण करें, इनमें हम फोटो गैलरी बनाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर बनाएं, ब्रज के पारंपरिक भोजनों के लिए व्यवस्था करें, शोध ग्रंथ रखें यहाँ और पर्यटकों के मनोरंजन के कार्यक्रम रखें, तो इन भवनों की देखरेख भी होगी और लोगों को भी एक अच्छा अनुभव होगा। बहुत कम देश हैं दुनिया के जहाँ इतनी विरासत इतनी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। हमने जब ब्रज का मास्टर प्लान बनाने का निश्चय किया तो इसको भी सूचीबद्ध करने का एक प्रयास किया और ये प्रयास अभी जारी है। मैं समझता हूँ कि ब्रज में नए भवनों का निर्माण न करके अगर इन भवनों को सजाया संवारा जाए तो हम ब्रज की बहुत बढ़िया सेवा कर पाएंगे। द ब्रज फाउंडेशन ने पूरे ब्रज के विकास की अवधारणा को सही और सार्थक परिप्रेक्ष्य में विकसित कर सशक्त पावर पॉइंट प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व केंद्र सरकार के मंत्रियों तथा वरिष्ठतम अधिकारियों को लगातार दिखाकर ब्रज के प्रति जागृत किया। इस प्रस्तुति में बार बार ब्रज के मास्टर प्लान की जरूरत पर जोर दिया गया।
यूं तो ब्रज में विकास और जीर्णोद्धार के काम दशाब्दियों से होते ही रहे हैं, और ख़ासकर पिछले 10-20 वर्षों से जब से भागवताचार्यों ने टेलीविज़न पर ब्रज को लोकप्रिय बनाया है, तब से तो बहुत लोगों की रुचि ब्रज में हो गई है। लेकिन समस्या ये है कि विकास की समझ के बिना जब हम पैसा लेकर भावना से यहाँ आते हैं तो बेतरतीब विकास कर देते हैं। उससे सौंदर्यीकरण होने के बजाय कुरूपता आ जाती है, समरूपता नहीं रहती, वैज्ञानिक आधार नहीं रहता और उसकी व्यवहारिकता भी संदेहास्पद हो जाती है। ब्रज फाउंडेशन ने जब ब्रज विकास का संकल्प लिया तो सबसे पहले हमने इस बात पर ध्यान दिया कि पहले ब्रज का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। हमने सर्वेक्षण टीमें गठित की, उसमें आर्किटेक्ट, सर्वेयर सब रहते थे और वो लोग रोज़ दफ्तर से निकलते हैं और किसी न किसी लीला स्थली का पूरा वैज्ञानिक अध्ययन करके शाम को लौटते हैं। फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसको कई किस्म के स्रोतों से कंफर्म किया जाता है, जैसे राजस्व के रिकॉर्ड हैं, जैसे पौराणिक संदर्भ हैं, जैसे लोकोक्तियाँ हैं, जैसे परंपराएं हैं, जैसे संतों की वाणी है। इन सब से उनके संदर्भ लेकर ये निर्धारित करते हैं कि जिस लीला स्थली को हमने चुना है वो वास्तव में उसका इतिहास क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी आर्कियोलॉजिकल स्थिति क्या है, आर्किटेक्चरल स्थिति क्या है, उसके जीर्णोद्धार में कितना काम करना पड़ेगा, कैसा काम करना। इस सब कार्य को करने के लिए पहले हम सर्वेक्षण करते हैं और इस तरह का सर्वेक्षण पिछले कई वर्षों से लगातार नित्य ब्रज फाउंडेशन कर रही है। यही कारण है कि आज चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे राजस्थान की, चाहे उत्तर प्रदेश और चाहे केंद्र सरकार, जिस सरकार का भी ब्रज क्षेत्र से वास्ता है उसको अगर ब्रज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे ब्रज के कुंडों के बारे में, चाहे वनों के बारे में, चाहे यहाँ की धरोहरों के बारे में, उन सबको ब्रज फाउंडेशन को संपर्क करना पड़ता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बेहद महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि इसके बिना विकास की कोई संरचना खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसका महत्व काम होने के बाद पता चलता है। जो आप घाट बनाते हैं, शिलालेख लगा देते हैं, कोई पत्थर तो फौरन दिख जाता है, चाहे वो स्थायी नेचर का कार्य हो ना हो, पर वो दिखता है। पर ये कार्य बड़ी मेहनत का है, गंभीरता का है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसके परिणाम तो तभी सामने आते हैं जब उन परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब तक फाउंडेशन 400 कुंडों का व 100 वनों का सर्वेक्षण पूरा कर चुकी है। लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र का भू सर्वेक्षण कर चुकी है। 72 वर्ग किलोमीटर में फैले ब्रज के पर्वतों का अध्ययन कर चुकी है। अगर बाजार मूल्य जोड़ा जाए तो यह कार्य करोड़ों रुपए मूल्य का है, पर दिखाई नहीं देता, जबकि ब्रज के भविष्य के विकास की बुनियाद इसी पर खड़ी है। हमारे इस गहरे शोध का ही परिणाम था कि जब हमने उत्तर प्रदेश शासन से ब्रज का टूरिज्म मास्टर प्लान बनाने का सुझाव दिया तो उन्होंने इसको सहज स्वीकार किया। हालांकि एक टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गईं और ब्रज फाउंडेशन ने IL&FS के साथ कंसोर्शियम बनाकर सबसे कम कीमत पर ये काम लिया, क्योंकि हमको तो काम करना था, मुनाफा नहीं कमाना था। और चूंकि हमारे पास बरसों का शोध इकट्ठा था, इसलिए मात्र 45 दिन में ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज का टूरिज्म मास्टर प्लान बनाकर सबमिट कर दिया। ये प्लान इतना ज़्यादा गहराई से बनाया गया कि भारत सरकार के योजना आयोग के सचिव तक ने आकर इसकी प्रशंसा की, और जिसने भी मास्टर प्लान देखा वो इसकी गहराई को, इसकी संवेदनशीलता को, इसकी कलात्मकता को, इसकी विविधता को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। अब इस मास्टर प्लान के अनुरूप अगर भविष्य में ब्रज का विकास होता है तो चाहे वो धरोहरों का संरक्षण हो, चाहे वनों कुंडों का संरक्षण हो, चाहे यहाँ का पर्यटन की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, टूरिज्म सर्किट्स बनाने की बात हो, हर ओर एक दृष्टि है, एक समझ है और एक व्यवहारिकता भी है, और उसके साथ कलात्मकता भी है। हमने पूरे ब्रज को 5 क्लस्टर्स में बांटा है। एक बरसाना नंदगांव क्लस्टर, नंदगांव ठाकुर जी और उनके बाल सखाओं की लीला से जुड़ा इलाका, और बरसाना राधा रानी और उनकी सखियों से। दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, इसलिए ये एक क्लस्टर। इस क्लस्टर का मतलब ये है कि एक इसमें केंद्र होगा जहां पर्यटक, तीर्थयात्री, संत भक्त आएंगे और वहां से आसपास की लीला स्थलियों के दर्शन कर सकेंगे। दूसरा क्लस्टर हमने गोवर्धन को बनाया। गोवर्धन की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसको कैसे विकसित करना है, उसको कैसे सुविधाओं का विस्तार करना है, वो दूसरा क्लस्टर। तीसरा क्लस्टर हमने बनाया मथुरा और वृंदावन को,
दोनों के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। तो इस पूरे क्लस्टर को किस तरह सजाना है, संवारना है, व्यवस्थित करना है, ये तीसरा क्लस्टर हो गया। चौथा क्लस्टर गोकुल का रखा जिसमें राया और बलदेव है। पांचवा क्लस्टर माठ का, यमुना पार भांडीर वन है वहाँ और अन्य लीला स्थलियाँ हैं। इस तरह 5 क्लस्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया। और ये जो हमारी योजना है ये तो एक खाका है, इसको और भी बहुत गहराई से ले गए। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए हम आपको हर डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ जिन जिन राक्षसों का वध किया उसका एक कंडक्टेड टूर बनाने की भी हमने एक योजना इसमें प्रस्तुत की है। और इस तरह की अनेक योजनाएं जिसमें पौराणिक मान्यताओं की, कथाओं की समझ और लोकोक्तियाँ और लोक परंपराओं को समावेश करके इन व्यवस्थाओं को डेवलप किया गया। अगर हमारी इन योजनाओं के अनुरूप सरकार, आप जैसे उदार भक्त और प्लानर्स सब मिल जाएं तो हम वास्तव में ब्रज को दुनिया के सामने एक अनूठे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। द ब्रज फाउंडेशन जो शोध कार्य कर रही है वो मुंबई के पीरामल समूह के अध्यक्ष श्री अजय पीरामल के सहयोग से संभव हो सका है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये एक सेवा है ब्रज के लिए, जो ब्रज फाउंडेशन और हम साथ में मिल कर के कर रहे हैं। और अगर इसका सेवा का फल अच्छा आया है, लोगों को वो पसंद आया है, तो मुझे भी उसमें बड़ी शांति मिलती है और खुशी होती है। ब्रज फाउंडेशन द्वारा तैयार ब्रज के तीर्थाटन विकास के मास्टर प्लान की राज्य व केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। भारत सरकार के योजना आयोग के तत्कालीन सचिव का कहना था कि मैंने देश में बहुत से मास्टर प्लान देखे हैं, पर जितनी गहराई, विस्तार, संवेदनशीलता और संपूर्णता के साथ ब्रज फाउंडेशन ने ब्रज की मास्टर प्लानिंग की है, ऐसा कम ही देखने में आता है। मैं ब्रज फाउंडेशन को इस प्रशंसनीय प्रयास व उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। इसी तरह तत्कालीन पर्यटन महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि मैं द ब्रज फाउंडेशन की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अप्रतिम शोध, समझ, फील्ड सर्वे रिपोर्ट व ब्रज के सांस्कृतिक स्वरूप की अपनी अनूठी जानकारी के चलते पर्यटन मास्टर प्लान को जीवंतता प्रदान कर दी है। मैं आशा करता हूं कि ये प्लान समूचे ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास का आधार बन सकेगा। मास्टर प्लान तो बन गया, लेकिन फिर हर लीला स्थली की विस्तृत कार्य योजना भी बनाने की जरूरत थी। फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की और हमने उसमें टेंडर भरा। चूंकि हमको कार्य करना है इसलिए हम सबसे कम कीमत का टेंडर भरते हैं, उसमें भी हम लोग निकल गए और हमने फिर विस्तृत कार्य योजनाएं बनाई। एक एक कुंड, एक एक वन के पीछे जो कथा है, जो उसका दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको ध्यान में रखकर हमने आर्किटेक्चरल प्लान बनाए, स्ट्रक्चरल प्लान बनाए, हमने उनके ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान बनाए, लैंडस्केप प्लान बनाए और हमने उसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान बनाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान। इस तरह एक एक चीज़ को, जैसे गोवर्धन की DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एक म्यूजियम से कम नहीं लगेगी। 50 आर्किटेक्ट 1.5 बरस तक गोवर्धन के चारों ओर घूमते रहे ब्रज फाउंडेशन के द्वारा, जिनमें न सिर्फ भारत के आर्किटेक्ट थे बल्कि कुछ विदेशों से भी बुलाए गए बच्चे थे। अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बच्चे थे। उन सब ने मिलकर इसमें काम किया और एक एक परियोजना इतनी संजीदगी से बनाई गई है कि काश अगर गोवर्धन की परिक्रमा को इस तरह सजाया जाए तो गोवर्धन दुनिया का सबसे आकर्षण का केंद्र बन सकता है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जैसे ये रुद्रकुंड की DPR है। रुद्रकुंड के नक्शे को आप जरा विस्तार से देखें, यानी यहाँ हमको हरि और हर का मिलन कराना। जैसे मैंने कहा कि हरि का प्रतीक है जल, तो इसका जो नक्शा हमारे आर्किटेक्ट ने बनाया है उसमें चारों ओर गोमुख से जल कुंड में गिर रहा है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो, उसमें ऑक्सीजन आए, उसकी शुद्धता बनी रहे। लेकिन कुंड के चारों ओर 4 पत्थर के खंभे बनाए गए और बीच में शिव मंत्र टांगा गया है। इस तरह ऊंचाई पर टांगा गया है कि जब सूर्योदय होगा, सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी तो उस मंत्र की छाप जल की सतह पर दिखाई देगी, यानी हरि और हर का मिलन हो जाएगा। रात में उन्हीं खंभों से लाइट की बीम जाएगी और उस मंत्र के माध्यम से जल पर फिर से
छाया पड़ेगी। तो इस तरह ये एक उदाहरण है, एक एक कुंड, एक एक वन को लेकर जो हमने कल्पना की है, जो उसको प्रारूप बनाया है, जो हमारे कलाकारों ने उसमें इमेजिनेशन डाला है, जो हमारे आर्किटेक्ट्स ने उस पर काम किया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने काम किया है, लैंडस्केप डिज़ाइनर्स ने काम किया है, एक एक परियोजना को हमने कलेजे के जल से सींचा है और इतना विस्तार दिया है कि अगर उसके अनुरूप इन लीला स्थलियों को विकसित किया जाए तो आने वाली सदियां इनकी तारीफ करेंगी और इनको अप्रिशिएट करेंगी। उत्तर प्रदेश शासन के लिए बनाए गए मास्टर प्लान एवं डीपीआर्स की क्वालिटी व सार्थकता देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी अपनी सीमा में स्थित ब्रज क्षेत्र के पर्यटन विकास का मास्टर प्लान बनवाने की पहल की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ब्रज फाउंडेशन से डींग और कामा क्षेत्र के विकास के लिए उनकी सरकार के साथ सहयोग करने को कहा है। फाउंडेशन के अधिकारी इस योजना पर अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं। शीघ्र ही राजस्थान के अंतर्गत पड़ने वाले ब्रज क्षेत्र को भी सजाने संवारने में द ब्रज फाउंडेशन कामयाब होगी। इसके अलावा हरियाणा के पलवल जिले के अंतर्गत होडल तहसील में पड़ने वाले ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा सरकार से सार्थक बातचीत हो रही है। यदि इस एपिसोड को देखकर आपके मन में भी ब्रज को सजाने और संवारने की प्रेरणा जागृत हो तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर देखें। पता है www.brajfoundation.org। इसके प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको ब्रज के अनेक प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और यदि आपके मन में सहयोग करने की इच्छा हो या कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली का दर्शन कराएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। सातों पुरियों से है प्यारा ब्रज धाम, तीनों लोगों से है न्यारा ब्रज धाम। सातों पुरियों से